बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर सादिक अली। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोग के साथ रैपिड रिव्यू कोर्स के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ जो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। सबसे पहले, जब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं स्पेशली एनआरई 1 के लिए, तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है और आप लोगों ने अपने ऊपर ट्रस्ट करनी है, क्योंकि जो सेल्फ बिलीफ है, जो ट्रस्ट है, दैट इज़ मैटर अलॉट इन द एग्ज़ाम। नंबर वन। नंबर टू ये है, आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एनआरई 1 विल टेस्टेड अपॉन योर बेसिक नॉलेज एज वेल एज़ योर क्लिनिकल नॉलेज। ठीक है, तो इसमें बेसिक और क्लिनिकल दोनों हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि रैपिड रिव्यू हर साल जो हम कराते हैं, इस साल वेरी फ्रेश एंड न्यू लेक्चर्स है अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ एनआरई स्टेप 1 एंड न्यू गाइडलाइन ऑफ एनआरई स्टेप 1, जो हम आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि एक्चुअली एनआरई स्टेप 1 के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन यू पीपल मस्ट नो, कि द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ मच दे आर हेल्पफुल फॉर अस। तो यू पीपल मस्ट स्टडी समथिंग दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो इस रैपिड रिव्यू के अंदर हम उन एरियाज़ को, हाई यील्ड एरियाज़ को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। नंबर वन। नंबर टू, इसमें वो लोग जो हमारे साथ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पढ़ के आ रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि रैपिड रिव्यू विल टीच व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया यू पीपल मस्ट वर्क ऑन इट। और इस रैपिड रिव्यू के अंदर 40 दिन में हम जितना भी पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग छोड़ेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो यू पीपल मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग वट एवर वी डिस्कस इन दिस रैपिड रिव्यू। इसके साथ साथ जो लोग ऐसे हैं कि होपलेस है, कि मिसाल उनको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम करीब आया है लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम रिकमेंड करेंगे रैपिड रिव्यू में आए और एज़ यूजुअल जैसे लास्ट ईयर की तरह, इससे पहले साल की तरह 80% लोग इसमें माशाल्लाह पास होते हैं। आप लोग आकर इसका हिस्सा बने और इंशाल्लाह आप लोग इस कोर्स को आखिर तक लेके जाएंगे, तो 80% ऑफ द एनआरई कंटेंट दे विल कम फ्रॉम द रैपिड रिव्यू। तो इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग हमारे रैपिड रिव्यू के अंदर है या जो हमारे डिटेल कोर्स के अंदर है, इस कोर्स के साथ इक्वली इम्पोर्टेंट ये है कि जो डीएमएल एमसीक्यू ऐप हमने लॉन्च की है, जिसमें विद इन 3 to 4 days मोर देन 400 स्टूडेंट्स आए हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि एमसीक्यू इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनआरई स्टेप 1। जितना नंबर ऑफ़ एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा सक्सेस चांस होगी। तो रैपिड रिव्यू प्लस MCQ app, they are very very important in the last 40 to 45 days of the NRE step 1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे the very very important part of NRE step 1, which you people can say कि out of 260 to 70 MCQ come from the subject that is called surgery। तो हम सर्जरी के अंदर हाई यील्ड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और ऐसे टॉपिक्स if you remember it, inshallah definitely it will come in the exam and that will help you। So by saying that each and everything, I think everything is clear to you that आप लोगों ने इस कोर्स को भी लेना है, MCQs ऐप को भी लेना है, और हमारा टेस्ट सेशन भी करना है इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन एनआरई। तो सर्जरी में जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, सर्जरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनआरई एंड इट always give headache to the student in the exam कि majority student don't know about surgery well। तो in this surgery part we will discuss something very special that will come in the exam a lot of time। तो just without wasting time, हम आज अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम अ वेरी वेरी important topic in the surgery and very very popular topic in the surgery that is called a shock। इसको हम शॉक कहते हैं। ठीक है जी। अब शॉक के बारे में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय शॉक। देखिए सिंपल कंसेप्ट ये है, शॉक इज़ नथिंग, it is a hypoperfusion, that is a hypoperfusion of blood to multiple vital organ of the body which result impairment of the organ and lead to cellular damage। ठीक है जी, टिश्यू डैमेज, ऑर्गन डैमेज, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, दैट इज कॉल्ड शॉक। तो शॉक में आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, it is nothing, it is the hypoperfusion of the blood। It may be due to vasodilation, it may be due to circulatory failure, but that is called a shock। That is very important। Now my question from all of you here, the question which has come in the mind, that is what is the difference between shock versus ischemia। एक क्वेश्चन आता है जहन के अंदर, जो स्टूडेंट बार बार मतलब अपने आप से पूछ रहे होंगे कि इस्कीमिया के अंदर भी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, शॉक के अंदर भी हाइपोपरफ्यूजन होता है,
then what is the difference between these two? So please remember for whole life in the medicine that shock is a that is global hypoxia, that is called global hypoxia and global problem mean majority organ will suffer from the shock. बट अगर हम particularly एक specific organ specific tissue के लेवल पे बात करें कि वहाँ पे blood supply जो है वो कम हो चुकी है, मीन वी आर टॉकिंग अबाउट लोकलाइज्ड इशू, देन इट विल बी नोन एज इस्कीमिया। तो एक पर्टिकुलर आर्गन को, एक पर्टिकुलर सेल को, टिश्यूज़ को ब्लड की सप्लाई ना मिलना, दैट इज़ इस्कीमिया। इस्कीमिया के अंदर हाइपोक्सिया होता है। बट अगर हम ग्लोबली ओवरऑल सर्कुलेटरी फेलियर की बात करें, इसको हम शॉक कहते हैं। तो देखें, शॉक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द शॉक, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द शॉक। द टाइप्स ऑफ शॉक एंड इन आर स्टेप 1 will definitely ask one or two MCQs from here, especially from the NRE step 1 point of view. Types of the shock is very important. So you must know 2 MCQs will come from this area. This is called the types of the shock. So just let me tell you very important thing that you people must remember for the exam. Now you people should say, for example, like एक्चुअली यू पीपल फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड वेरी इजी टू रिमेंबर कि अनमोनिक विच इज़ ऑल द टाइम आई से, फॉर एग्जांपल द पीपल मस्ट रिमेंबर दैट इज़ कॉल्ड क्रेजी HOD, head of department, that is crazy HOD. Now this crazy HOD will help you how to remember the types of shock. A patient came to you in emergency in the state of shock, and now the HOD become very crazy. What happened to the patient? And that patient will develop shock, and this HOD will later deal him that per. So now the HOD act as a crazy behavior, crazy HOD. Now what crazy HOD tell us? Now it contain lot of information. नंबर 1, क्रेजी के अंदर पहला जो सी है, इट इज़ कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियोजेनिक. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ शॉक दैट इज़ कॉल्ड cardiogenic shock, that is very important one, cardiogenic. Now another very important one you people must know, this is called H. So crazy के अंदर हमने सिर्फ C लेना है. H stand for hypovolemic shock, that is called hypovolemic shock. So hypovolemic shock, again what is the very important shock we will discuss in detail. Another very important shock, that is O, that is called obstructive shock, that is called obstructive shock. ठीक है, तो obstructive shock will again that is very important. And last but not the least, which is very commonly asked in the exam, and that is very common, D for, that is called distributive shock, that is called distributive shock. तो देखिए, this rapid review will tell you quickly, that is called a type of, for example, quick revision कि how to remember these important point easily. So now remember, that is crazy HOD. After onward, crazy HOD. C for cardiogenic shock, then H for hypovolemic shock, this O for obstructive shock, and D for distributive shock. Now but this distributive shock further contains some types of shock. So there are 3 more types of shock in case of distributive. So you must know that distributive shock contain further 3 types of shock. Now what are those 3 types? The most common. Now remember here, take a pause and just be focused here. If the question come, the most common shock out of distributive, then the classical example must be always, that is called septic shock, that is called septic shock. Septic shock for me is the most common shock in case of distributive shock. और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, that is called anaphylactic shock, that is called anaphylactic shock, and that is very commonly seen in severe form of type 1 hypersensitivity reaction. And the last but not the least, which is very important, that is called neurogenic shock. So that is called neurogenic shock. So you people should classify first, okay, what is the shock, what are the types of shock, and if the shock came in the exam, how we can classify these all shocks. ठीक है जी. So that is what all about you people should know for the exam point of view. ठीक है जी. अब देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक कंसेप्ट फॉर द एनआरई स्टेप 1. तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एनआरई स्टेप 1 के अंदर बेसिक कंसेप्ट जो है वो कौन सा है. ठीक है जी. नंबर 1, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे, वैसे आप लोगों को मैं स्टार्ट करूँ फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोवोलेमिक. तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोवोलेमिक क्या है. ठीक है जी. फिर इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट इज़ कार्डियोजेनिक, कि एनआरई स्टेप 1
will ask which type of question from the shock. इस पे थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि that is very high yield, that is very high yield. And let me tell you one another shock that is called obstructive shock, that is called obstructive. इन तीनों को हम देखते हैं एनआरई 1 के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट को हम इंशाल्लाह फिर अलग डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट यू पीपल मस्ट नो दीज 3 टाइप्स ऑफ शॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. नाउ लेट मी टेल यू, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें कि देर इज़ फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, दैट इज़ वॉल्यूम, लॉस ऑफ वॉल्यूम. ना वॉल्यूम से मुराद ये है कि इट इज़ आइदर फ्लूइड लॉस और इट इज़ आइदर ब्लड लॉस. इट मे बी हीमोरेजिक और इट मे बी नॉन हीमोरेजिक. तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ वॉल्यूम है, तो लॉस ऑफ वॉल्यूम के अंदर हम फ्लूइड लॉस को भी डिस्कस कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम ब्लड लॉस को भी डिस्कस कर सकते हैं. तो आप लोगों ने एनआरई 1 के अंदर हिंट्स के तौर पे क्या याद रखना है. अ पेशेंट केम टू यू with a history of hypoperfusion, hypotension, tachycardia, tachypnea, palpitation, sweating, oliguria. These all are the symptoms of shock, general symptoms of shock. And if the patient has a history of diarrhea, patient has a history of burn, patient has a history of vomiting, patient has a history of RTA, road traffic accident, so you people must think it is either due to loss of volume or it is due to loss of blood. So this type of shock we should recommend, that is we are talking about what, hypovolemic shock. So we will discuss the etiology of this hypovolemic shock. So you people initially must remember a hypovolemic shock will be there if there is a loss of fluid or there is a loss of blood. So you people should know this type of shock, which is very important in the exam. And they frequently ask what is meant by hypovolemic and which type of people develop this type of shock. Okay, if you know this, that is very important concept. Now let me tell you what is cardiogenic shock. What is cardiogenic? For example, if we talking about right now, just let me give you the very simple example to you guys that you people must remember at least. That is the heart, and heart has a 4 chambers. That is the right atrium, this is the left atrium, right ventricle, and a left ventricle. So these are the 4 chambers of the heart. Now let me tell you example of a complete myocardial infarction. When blood supply to the heart is decreased enough, which result necrosis, which results cell death. So this type of condition, that is known as myocardial infarction. And myocardial infarction, remember, it is very important one, actually, that is can lead to impaired contractility. And impaired contractility always lead to what? Answer is, that is cardiogenic shock. क्योंकि problem isn't within the heart, and this heart cannot contract enough टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी. तो अगर शॉक के अंदर कोई पेशेंट जाता है और उसकी जो मेन वजह है, उसकी जो मेन काज है, वो हमारे पास क्या हो, दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मस्ट थिंक अबाउट, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कार्डियोजेनिक शॉक यू पीपल मस्ट नो. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद इरिथमिया. एक पेशेंट है, उसको इरिथमिया है. इरिथमिया के अंदर ब्रेड इरिथमिया, टैकी इरिथमिया. इरिथमिया हार्ट ओरिजिन, इसमें अगर हार्ट फेल हो जाए एंड कैन नॉट इनफ ब्लड टू प्रोड्यूस, इनफ ब्लड टू इजेक्ट दैट मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी, अगेन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक. तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हार्ट की अंदर पेरेन्काइमा वो डैमेज हो जाती हैं. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग मोर दैट इज़ वेरी स्पेशल एंड यू पीपल मस्ट अवेयर ऑफ इट. नाउ अगेन दिस इज अ हार्ट, but the pathophysiology is a bit different. Now remember, this is same, right atrium, left atrium, right ventricle, and a left ventricle. ठीक है. Now these are the very important point you people must know for the exam. Now remember, actually in the heart we know that there is a layer which surround the heart, that is visceral pericardium and parietal pericardium. But we know that outside the heart there is a cavity which is called pericardial cavity, that is called pericardial cavity. Now let's suppose if there is any injury to the penetrating injury of the chest, or there is a post MI complication, but when there is sudden rise of fluid in this pericardial cavity, so actually this condition is known as now there's two type of condition. You must know this, okay? There are two types of condition. If the fluid accumulation is very insidious, very slow, then it is pericardial effusion, that is pericardial effusion. But if there is the word I going to write, that is sudden accumulation, just sudden built
बिल्डिंग ऑफ फ्लूइड, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिल्डिंग ऑफ फ्लूइड इन विच कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और ये इतना फ्लूइड जो है वो भर जाए कि दैट कैन कंप्रेस द हार्ट फ्रॉम द आउटसाइड, then it is a classical clue toward cardiac tamponade, that is called cardiac tamponade, and that is very very commonly asked in the exam, and it is asked in FCPS, it is asked in JCAT, it is asked in NRE. Such type of question they definitely ask. So you people must know that when there is a cardiac tamponade in the patient, the fluid will obstruct this, the fluid will compress this heart from all the way, and they can create obstruction to the relaxation of the heart. Patient will develop obstructive shock. Another very classical example, that is called pulmonary embolism. And don't forget, I told you in my previous detailed lecture, the most common finding of pulmonary embolism, especially in the ECG, that is sinus tachycardia. Another very important one, you people may heard about, definitely there is a tension pneumothorax. टेंशन नीमोथोरैक्स के अंदर देयर इज अ रैपिड अक्यूमुलेशन ऑफ एयर एंड दैट विल कंप्रेस द हार्ट। और जब वो हार्ट को कंप्रेस करेगी, द हार्ट विल नॉट इनफ पम्प द ब्लड एंड दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो प्लीज़ फॉर NRE, फॉर FCPS, फॉर JCAT, फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चन, इवन फॉर प्लैग, remember the three main mechanism which can cause obstructive shock. Number one, that is very important, cardiac tamponade. And in this tamponade, we must know that there is a big triad, which is hypotension, muffled heart sound, and raised JVP. इसके बाद the next is pulmonary embolism, and the third one, that is called tension pneumothorax. So these three things can cause obstructive shock. Now इस सब के अंदर ओवरऑल जो आउटपुट है हार्ट के अंदर कम हो जाती है। तो इन सब के अंदर जो जनरल फीचर है, कलेक्टिव फीचर है, दैट मे बी हाइपोटेंशन, वीक पल्सेस। और जब हाइपो परफ्यूजन होगी, एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, टैक्यकार्डिया, टिकेपनिया, स्वेटिंग, एंड व्हेन द फ्लूइड लेवल to the kidney is reduced, so these patients may develop oliguria, decreased urination, that is called oliguria. So you people must know, and the management we will discuss later, but it all about depend upon the pathogenesis, depend upon the types of shock. Like in hypovolemic, we should give IV fluid, we should resuscitate the patient by giving fluid like normal saline, ringer lactate. If the patient has burn, we can give normal saline. If the patient has diarrhea, and that we can give ringer lactate. But if the patient has, for example, RTA, then we can also transfuse the blood as well. And remember here, the cause is very important. If the cause you know, then you can treat the shock accordingly. So that is what you people must know for these three types of shock. Onward, we will discuss this distributive shock, but let me one thing very very important to note, कि आने वाले पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इन शॉक्स के अंदर what will happen to stroke volume. That is very important one. It is the amount of blood ejected by the heart in one beat, that is called a stroke volume. In these all type of shock, what will happen to the heart rate को क्या होगा? In all these type of shock, what will happen to the cardiac output, and what will happen to the SVR, systemic vascular resistance, that is very very important one. So these all are the parameter we must know and we must fulfill, especially regarding the shock, but that we will discuss in the upcoming lecture. I think this is one of the demo as well. Majority students don't know how we teach and which type of teaching we have. So I just gave a little bit glimpse of the teaching style, how we can teach, and inshallah we will discuss both basic and clinical part as much as I can. I will give more time for you guys कि इंशाल्लाह आप लोग इस कम टाइम में अच्छा पढ़े और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी हासिल करें. तो दोज पीपल हु ज्वाइन अस, दे आर वेरी लकी एंड इंशाल्लाह दे विल अप्रिशिएट एट द एंड. और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, अभी भी विद इन कमिंग 3 to 4 days हमारे पास सेम पैकेज चल रहा है, तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें दिए गए नंबर पे, आकर हमारे साथ ज्वाइन करें, रैपिड रिव्यू और MCQ ऐप का हिस्सा बने और इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें. अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें. हम आप लोगों को याद करेंगे. विश इज़ यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.